हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप में से काफी बच्चों के मुझे मैसेज मिले कि सर करंट अफेयर भी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, जैसे पहले क्लासरूम में पढ़ाते थे करंट अफेयर वैसे ही ऑनलाइन भी पढ़ाइए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब आपसे आपको रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और आज की क्लास में हम जून मंथ के करंट अफेयर पढ़ेंगे। और मैंने आज की क्लास में 1 जून से लेकर 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं करंट अफेयर सबसे पहले आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद वीडियो के एंड में एक मॉक टेस्ट रखूंगा जिसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, वो आज की क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा और आपको भी पता लगेगा। जो भी आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उससे मुझे पता लग जाएगा कि किन किन बच्चों ने पढ़ा है और कितना समझ में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर पढ़ना। और करंट अफेयर पढ़ने से ही पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा करंट अफेयर के रिगार्डिंग, कि आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर की कैटेगरीज कितनी होती हैं, किस किस तरह के करंट अफेयर आपके एग्जाम में आते हैं, कौन सी कैटेगरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स दूंगा हल्के फुल्के। और मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ढूंढनी चाहिए, किन किन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने चाहिए, तभी आप उस करंट अफेयर को अच्छे से समझ पाएंगे। और जब आप एक करंट अफेयर को समझ लेते हैं, किसी भी न्यूज को अच्छे से समझ लेते हैं, तो उसको लंबे समय तक किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि किस किस कैटेगरी से आपके एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। वो आपसे पूछे जा सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई पॉलिसी फ्रेम की गई है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, कोई कमेटी बनाई गई है किसी भी कार्य से रिलेटेड, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उसके हेड के बारे में पूछा जा सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, ठीक है, या उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कोई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड पूछा जा सकता है। किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, उस वस्तु का नाम पूछा जा सकता है। और भी काफी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। यहां पर मैंने एक बस एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरी एक पुरानी वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर आप जरूर देखें। हाउ टू फिल्टर करंट अफेयर फॉर बैंक एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए, हाउ टू फिल्टर करंट अफेयर फॉर एग्जाम, उस वीडियो को जरूर देखें। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप वॉच कर सकते हैं या डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, आज की क्लास की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि करंट अफेयर की कैटेगरीज क्या होती हैं। यहां से ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या डाउट आपके माइंड में आने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन का आपको आंसर मिलना चाहिए, तभी आपको 100% वो कोई भी न्यूज या करंट अफेयर समझ में आएगा। तो जब भी आप कोई न्यूज पढ़ते हैं या कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उनके अंदर आपको आंसर चाहिए व्हाट, किस रिलेटेड है, क्या है, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, प्रो और कॉन्स, इन सभी का आपको आंसर मिलना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि एसबीआई ने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई बंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया है, ठीक, किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया है, तो व्हाट का मतलब क्या होगा भाई, बंक एश्योरेंस, कोई एश्योरेंस, कोई पैक्ट साइन हुआ है। व्हाई, भाई दोनों को बेनिफिट पहुंचने के लिए, अपना आपसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किया है। वेयर, कहां पर, दो बैंकों के बीच में। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और प्रोग्राम हुआ है तो कोई प्लेस पर भी हो सकता है, तो वेयर वहां पर भी हो सकता है, ठीक है। वैन कब किया, भाई मान लो जून में किया, जुलाई में, जो भी डेट रहेगी, ठीक है। और हु, किन किन के बीच में हुआ है, एसबीआई और कोई इंश्योरेंस कंपनी, इसके बेनिफिट क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वगैरह वगैरह। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने चाहिए। जब आप कोई न्यूज पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखिए व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, प्रो एंड कॉन्स, ये 10 पॉइंट आपको देखने चाहिए। जब आप बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो उनको याद रखने में बड़ी समस्या आती है आपको। तो करंट अफेयर्स को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन 10 पॉइंट का जो मैंने अभी बताए थे, व्हाट, व्हेन, वेयर,
व्हाई, हाउ, ठीक है, उन सभी का आंसर मिलना चाहिए। आपको करंट अफेयर अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ समझा ही नहीं तो याद क्या करोगे। तो सबसे पहले एक करंट अफेयर को समझना जरूरी है, फिर उसका बार बार रिवीजन करना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस पीडीएफ का लिंक ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और समय समय पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। कम से कम आपको एक वीक में, ठीक है, आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए करंट अफेयर्स का, और जितने भी आपने प्रीवियस करंट अफेयर किए हैं उन सभी का रिवीजन करना चाहिए, और उनको रिवाइज करने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए उसको पिक्चर फॉर्म में इमेज क्रिएट कीजिए, एक माइंड मैप क्रिएट कीजिए माइंड में, ठीक है, और एक सीक्वेंस बनाइए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जब आप 1 वीक, 2 वीक और 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप एक चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि बहुत सारे करंट अफेयर एक ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं या एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो फिर उनको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए, उनको कंबाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आज एसबीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, कल को आएगा कि एसबीआई ने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई बंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है, कल को कोई ऑप्शन आएगा कि एसबीआई ने यस बैंक के शेयर खरीद लिए हैं, तो वगैरह वगैरह। एक ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बार बार करंट अफेयर आ रहे हैं तो उनको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक ही जगह पर कंप्रेस कर दीजिए सॉरी, और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये कुछ टिप्स थे आज की क्लास के, और ज्यादा विलंब ना करते हुए, ज्यादा देरी ना करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है हु हैज बीन लॉन्च द रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। एआई यूथ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? रिस्पॉन्सिबल एआई यूथ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, किसने स्टार्ट किया है? तो दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद। किसने लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया ये तो आपको पता लग गया। अब व्हाई, इसको क्यों लॉन्च किया गया है, व्हाई का आंसर मिलना चाहिए। टू एम्पावर द यूथ ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं को एम्पावर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और उनको फ्यूचर में डिजिटली सक्षम बनाने के लिए, डिजिटली सक्षम बनाने के लिए, एंड मेकिंग देम डिजिटली रेडी फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में डिजिटली सक्षम बनाने के लिए उनके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि किस फिक्स पैटर्न में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको 3-4 तरीके से क्वेश्चन को बता दूं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड द रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोग्राम फॉर यूथ टू एम्पावर वूम, किन के लिए? तो आंसर क्या हुआ? यूथ को एम्पावर करने के लिए। क्लियर हुआ? दूसरा आपसे पूछ सकते हैं विच प्रोग्राम इज launched by Ministry of Electronics Information Technology and Communication to empower the youth of India with appropriate new age tech mindset and making them digitally ready for the future। कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। तीसरा क्वेश्चन समझिए, आपसे पूछा जा सकता है हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा? रविशंकर प्रसाद। ये रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनको आप अच्छे से देख लें और याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है प्रोग्राम का नाम, दूसरा पूछा जा सकता है ये प्रोग्राम किन के लिए है, किस लिए है, तीसरा पूछा जा सकता है ये जो यूनियन मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। देखिए एक यूनियन मिनिस्टर तो आपके एग्जाम में पिछले 1-2 साल से पूछा जा रहा है, कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको चीजें, ठीक है। एमसीक्यू में पूछूंगा मैं लास्ट में, क्लास के लास्ट में, तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा वो आप ध्यान से देख लें। जो लास्ट क्लास के लास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में होंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम था, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ये जो प्रोग्राम था इसी को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का एड्रेस क्या है? ai.gov.in, ai.gov.in। इस वेबसाइट पर क्या अवेलेबल होगा? इस वेबसाइट पर इंडिया के अंदर जितने भी आर्टिकल्स होंगे एआई से रिलेटेड वो सारे यहां पर पब्लिश होंगे। कौन सी कंपनी, कौन सा स्टार्टअप एआई से रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा है उसकी सारी जानकारी यहां पर होगी। एआई सेक्टर में इंडिया के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी की सारी जानकारी यहां पर होगी। तमाम तरीके की जितनी भी जानकारी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो सारी की सारी ai.gov.in पर अवेलेबल होगी। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा एआई सेक्टर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद हैज लॉन्च द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया कॉल्ड ai.gov.in। ठीक है, इस पर क्या होगी? इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज लाइक आर्टिकल्स, इन्वेस्टमेंट फंड इन एआई, स्टार्टअप्स, कंपनीज, रिसोर्सेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू एआई एक्सेट्रा। तमाम तरीके की यहां पर जानकारी होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है हु हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल? तो आपका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? आंसर क्या होगा? रवि शंकर प्रसाद। आंसर क्या होगा? रवि शंकर प्रसाद। ये दो अलग अलग करंट अफेयर हैं एक ही चीज से रिलेटेड, तो मैंने दोनों को डिटेल में आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन से रिलेटेड। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन क्या है? ये 2019 में हमारी निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में अनाउंस किया था जल जीवन। इसका लक्ष्य क्या था? देश के हर एक घर में नल के द्वारा जल पहुंचाना, नल के द्वारा जल की पहुंच निश्चित करना, ये जल जीवन प्रोग्राम है। ठीक है, जल से रिलेटेड जितने भी जल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, प्रोग्राम होंगे, उसको कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? जल शक्ति मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल जीवन मिशन से रिलेटेड ये कब स्टार्ट हुआ? जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट हुआ था। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है? इससे रिलेटेड अपडेट है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने छत्तीसगढ़ को 2020-21 के लिए 445 करोड़ का लोन सेक्शन किया है। 445 करोड़। ठीक है, 445 करोड़ दिए हैं छत्तीसगढ़ को। तो आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि विच मिनिस्ट्री हैज सैंक्शनड द a loan amount of rupees 445 crore for the implementation of Jal Jeevan Mission in छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, फॉर विच मिशन, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फॉर विच मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज सैंक्शनड द रुपीज 445 करोड़ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट मिशन इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग 2020-21। तो आंसर क्या होगा? जल जीवन मिशन। ठीक है, आपसे अमाउंट ही पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो आंसर क्या होगा? 445 करोड़। 445, 445 करोड़। तो इन तरीकों से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉरी। और एक बात और मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 तक यह सुनिश्चित करना है कि हर घर के अंदर नल के द्वारा जल पहुंच जाए, हर घर के अंदर नल के द्वारा जल पहुंच जाए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक
रोड मैप तैयार किया है जिसके द्वारा हर घर में टैप के द्वारा, नल के द्वारा जल पहुंच जाए 2023-24 तक। उसके लिए ये 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। आप नया रायपुर कह सकते हैं या अटल नगर कह सकते हैं। नए रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उकई। कौन है भाई? अनुसुईया उकई। याद रहेंगी ये चीजें, मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात की थी ना मैंने आपसे, और जल शक्ति मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बार बार आपके 2019 के हर एक एग्जाम में पूछे गए। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? जल शक्ति मिनिस्ट्री को किन 2 पुरानी मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बनाया गया है? हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? ये 2-3 क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए। तो जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ये एक नई मिनिस्ट्री है। ठीक है। मोदी 2.0 के अंदर बनाई गई है ये। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और हमारे जो जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। कहां से हैं ये? राजस्थान से हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? जोधपुर है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूछी गई थी इनकी, याद रखना भाई, कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूछी गई थी। जब स्टार्टिंग की बात थी, अब शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन पूछी जा चुकी है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो जल, जल और शक्ति, और यहां पर गजेंद्र में देखिए गज जमा इंदर। गज जमा इंदर। गज कौन होता है? हाथी, और इंदर जल के देवता। ठीक है। और दोनों के दोनों पावरफुल होते हैं। गज भी पावरफुल होता है, बहुत ही शक्ति होती है, अपने ट्रंक के अंदर, अपने सूंड के अंदर काफी पानी स्टोर कर सकता है। और इंदर तो जल का देवता ही है। ठीक है। तो इसी से याद रख लीजिए गज इंदर। ठीक है। गज हाथी और जल इंदर। ठीक है। जल इंदर। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री को किन 2 पुरानी मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बनाया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेंशन, इस मिनिस्ट्री को, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन 2 पुरानी मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी। क्लियर हुआ? ये भाई मैं बता रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। ठीक है। नोट कर लो, ये मैंने ऐसे ही ऐड नहीं किया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की आप पिक इधर देख सकते हैं कि कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखो जल शक्ति मिनिस्ट्री को पुरानी 2 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन 2 पुरानी मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बनाया गया है। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको साथ के साथ चीजें याद हो जाएं। दूसरी बात है कि हमने बात की थी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ये मिशन है, मिनिस्ट्री नहीं है, याद रखना। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये मिशन काम करता है। ठीक है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का मोटिव क्या है? हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचे 2024 तक। पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जिसके घर पानी ना हो। ठीक है। जल जीवन मिशन इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। द मेन गोल इज टू प्रोवाइड ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरिया सेफ एंड एडुकेट वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। 2024 तक मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फसाई के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम बताइए। फसाई के नए सीईओ किससे अपॉइंट किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किससे अपॉइंट किया गया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फसाई है क्या। देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं खाने से रिलेटेड, उस पर फसाई का ये लोगो लगा होता है। तो फसाई है क्या? फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ हो उसके लिए, और स्टैंडर्ड्स जो क्रिएट करती है अथॉरिटी, उसका नाम क्या है? फसाई। इसकी फुल फॉर्म भी आती है आपके एग्जाम में, याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? अरुण सिंघल।
ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये अरुण सिंघल है। अरुण सिंघल को अपॉइंट किया गया है फसाई का नया सीईओ। फसाई का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। फसाई का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। फसाई है क्या? फसाई स्टैंडर्ड क्रिएट करती है फूड की सेफ्टी के लिए कि भाई फूड को किस तरह से पैक किया जाना चाहिए, किस तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाना चाहिए, किस तरीके से सेल किया जाना चाहिए। फूड से रिलेटेड, फूड की सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है ये। ठीक है, आप कोई भी मान लो कोई भी आप रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी कौन देता है? फसाई देता है कि भाई वो स्टैंडर्ड देखता है कि भाई यहाँ पर सारे के सारे स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। ठीक है, फसाई इज द फूड रेगुलेटरी इन इंडिया which is in charge for setting up the standard for the food industry and also the regulate the manufacturing, storage, distribution, sale and import of food। तो आपको यहाँ से दो चीजें याद रखनी है बस। फसाई की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्लस फसाई के नए सीईओ अरुण सिंघल। ठीक है, फसाई किसके अंडर काम करती है? फसाई किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईआईएफसीएल के नए एमडी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईआईएफसीएल है क्या। तो आईआईएफसीएल है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। हो सकता है आपने ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लोन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, जिनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। गवर्नमेंट की कंप्लीटली वुली ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट की 100% ओन्ड कंपनी है। ठीक है, और इसके नए एमडी अपॉइंट किया गया है पी आर जयशंकर। पी आर जयशंकर याद रहेगा। इस कंपनी को 2006 में बनाया गया था। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज approved the appointment of P.R. Jaishankar as the managing director of India Infrastructure Finance Company Limited. IIFCL is the wholly owned government of India company set up in 2006 to provide long-term finance to viable infrastructure projects through the scheme for financing viable infrastructure projects through a special purpose vehicle called इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। सीधी सिंपल बात क्या है? आईआईएफएल की फुल फॉर्म इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 2006 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। और इसके नए एमडी किसे अपॉइंट किया गया है? पी आर जयशंकर। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है विश्व मिल्क दिवस, विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट ईयर 2018 के अंदर ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था 2018 में या 19 में आपके एग्जाम में कि वर्ल्ड मिल्क डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या कराया जाता है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका पार्ट है? ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको मुझे बताना है FAO का हेडक्वार्टर कहां है। रोम इटली में। कहां पर है? रोम इटली में। फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्टली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनका रोम इटली के अंदर ही हेडक्वार्टर मिलेगा। ट्रिक है ये, याद कर लो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट द वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर ऑन 1 जून, 1 जून को सेलिब्रेट करता है। क्यों करते हैं?
to recognize the importance of milk as a global food and to celebrate the dairy sector. और इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि 20वीं एनिवर्सरी वर्ल्ड मिल्क डे की, यानी कि 20 साल पहले स्टार्ट किया गया, 2000 में स्टार्ट किया गया था, अब 2020 हो चुका है। तो यहां से भाई दो तीन चीजें सीख लो जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले एफएओ की फुल फॉर्म, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तीसरा, एफएओ के द्वारा ही वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। चौथी चीज है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को हर साल। और पांचवी चीज है वर्ल्ड मिल्क डे 2020 की थीम क्या थी? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस प्लेटफॉर्म। चैंपियन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? किसके लिए लॉन्च किया है? चैंपियन की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। चैंपियन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो चैंपियन प्रोग्राम हमारे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है एमएसएमई सेक्टर को एम्पावर करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चैंपियन क्या है? एक वेबसाइट है जहां पर एमएसएमई सेक्टर्स के लिए जो सर्विसेज होंगी वो अवेलेबल होंगी। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन कहलाएगा चैंपियन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे, यानी कि आप कह सकते हैं 2 जून को, टुडे लॉन्च द टेक्नोलॉजी प्रोग्राम चैंपियन। चैंपियन की फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और इस पर आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर champions.gov.in पर। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा कि इसका यूआई यूजर इंटरफेस कैसा दिखाई देगा अगर आप इसको ओपन करते हैं। तो इसको क्यों बनाया गया है? एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी छोटी एमएसएमई सेक्टर है उनको बड़ा बनाने के लिए, टू क्रिएट स्मॉल यूनिट्स बिग बाय सॉल्विंग देयर grievances, encouraging, supporting, helping and hand holding। और इस मौके पर जब नरेंद्र मोदी ने इसको इनोवेट किया तो इस मौके पर हमारे एमएसएमई मिनिस्टर भी अवेलेबल थे। और जहां पर देखो भाई, एक चीज बता देता हूं मैं आज की क्लास में आपको कि आपके एग्जाम में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आता ही है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा? चैंपियन। चैंपियन की फुल फॉर्म हो गई। और दूसरा पूछ सकते हैं हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी के पास एक और भी मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। ठीक है, इनसे पहले कौन हुआ करते थे? गिरिराज सिंह हुआ करते थे, वो अब याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, चेंज हो चुके हैं ये। तो आप याद रख कैसे रखोगे एमएसएमई सेक्टर के मिनिस्टर को? कैसे याद रखोगे? देखो, एमएसएमई, एमएसएमई, ठीक है, क्या है? ये लघु उद्योग है। लघु उद्योग के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा। गुड्स को ट्रक में भरकर रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रोड के द्वारा क्या किया जाए? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ठीक है, रोड या हाईवेज के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इन सभी को कौन देखेगा? नितिन गडकरी, एनजी। ठीक है, नितिन गडकरी। तो एमएसएमई सेक्टर का भी और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी कौन हो गया है? नितिन गडकरी जी हैं। याद रहेगा, उम्मीद करता हूं। देखिए, चैंपियन का आप ये पिक्चर देख लीजिए। इनको, ये जो चैंपियन प्लेटफॉर्म है, इनको ऑनलाइन लॉन्च किया है।
ठीक है, वेबिनार के थ्रू। वेबिनार क्या होता है? ऑनलाइन, ठीक है, किसी स्थान विशेष पर विजिट ना करके दूर से ही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च कर देना ही क्या कहलाता है? वेबिनार कहलाता है। ठीक है, तो ये चैंपियन प्लेटफॉर्म है, ये वेबसाइट है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है, ये हमारे नितिन गडकरी खड़े हैं साथ में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि विच प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी टू create small units big by solving their grievances, encouraging supporting and helping हैंड होल्डिंग ऑफ एमएसएमई। तो आंसर क्या होगा? चैंपियन। आंसर क्या होगा? चैंपियन। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। तेलंगाना जो स्टेट है वो कब बनी थी? 2 जून को बनी थी। 2 जून 2014 को बनी थी। ये कहां से निकली है तेलंगाना? तेलंगाना स्टेट किस में से अलग होकर बनी है? ये आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश का जन्म, आंध्र प्रदेश में से कौन सी स्टेट बनी? तेलंगाना बनी। तेलंगाना अपना फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करती है? 2 जून को सेलिब्रेट करती है। इसको कितने साल हो गए हैं? 6 साल हो गए हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल है आगामी 10 साल के लिए। 10 साल के लिए यानी कि 2024 तक दोनों की क्या रहेगी? 2024 तक हैदराबाद ही रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल का नाम क्या होगा? कमेंट कीजिए आंसर। अमरावती। क्या होगा? अमरावती। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट सेलिब्रेट 2 जून एज द तेलंगाना फाउंडेशन डे एवरी ईयर सिंस 2014। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश की भी है और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द तेलंगाना इज तेलुगु। यस बैंक नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यस बैंक अभी लॉस में भी चल रहा था, एसबीआई ने इसके शेयर्स खरीद लिए। अब यस बैंक ने ही डिश टीवी के शेयर्स खरीद लिए हैं। कितने शेयर खरीद लिए हैं? 24.19%। 24.19%। यस बैंक एक्वायर्स 24.19% स्टेक इन डिश टीवी। डिश टीवी के शेयर खरीद लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यस बैंक के तो शेयर कोई और खरीद रहा है और यस बैंक किसी और के शेयर खरीद रहा है, ये चल क्या रहा है भाई? ये चल ये रहा है कि डिश टीवी ने लोन लिया था यस बैंक से और उसको चुकाया नहीं, और प्लेज के फॉर्म में यानी कि सिक्योरिटी कोलेटरल के फॉर्म में गिरवी जो चीज रखी थी वो उसने अपनी कंपनी के 24.19% शेयर रखे थे, उसके शेयर रख कर लोन लिया था। अब उन्होंने लोन की वापसी तो की नहीं, तो सीधे शेयर्स पर कब्जा कर लिया किसने? यस बैंक ने। कोई बड़ी बात नहीं, यस बैंक इससे पहले 4-5 कंपनियों के और शेयर एक्वायर कर चुका है जिन्होंने यस बैंक का लोन नहीं चुकाया है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि किस बैंक ने डिश टीवी के शेयर खरीद लिए हैं, एक्वायर कर लिए हैं? तो आंसर क्या होगा? यस बैंक। यस बैंक के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और यस बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? प्रशांत कुमार है। कौन है? प्रशांत कुमार है। और यस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स क्या है? एक मैगजीन है जो तरह तरह की एक लिस्ट निकालती है। ठीक है, जैसे एक लिस्ट निकाली है वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स। एथलीट्स क्या होते हैं? खिलाड़ी। कि विश्व के 100 सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले खिलाड़ी या कमाई करने वाले खिलाड़ी की एक लिस्ट, एक सूची निकाली है। उसमें किसने टॉप किया है? क्या कोई इंडिया से भी है? ठीक है, उसके बारे में आपसे एग्जाम पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स क्या है? एक मैगजीन है
जो तरह तरह की लिस्ट निकालती रहती है। जैसे अभी प्रेजेंट में अभी निकाली है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट, ठीक है, फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स, 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची। तो उसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है टेनिस सुपरस्टार रोजर फेडरर, टेनिस सुपरस्टार रोजर फेडरर, जिनकी कमाई है 106.3 मिलियन एक साल की, ठीक है, ये हैं टेनिस के प्लेयर रोजर फेडरर। दूसरे नंबर पर सॉकर प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, ये रहे सेकंड नंबर पर है। ये क्या है? फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो आपको याद रखने, इनके नाम याद रखने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड नंबर पर हैं और रोजर फेडरर किस नंबर पर हैं? फर्स्ट नंबर पर हैं। याद रहेंगी ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे, रैंक पूछी जाती है आपके एग्जाम में। आगे इसी में बात करूं तो थर्ड कौन है? आपको फर्स्ट 3 और कोई इंडियन हो तो उसका नाम याद रखना होता है। तीसरे हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी, थर्ड पोजीशन पर है। इनकी कमाई वगैरह कितनी है वो याद नहीं रखनी, बस इनके नाम याद रखने हैं। क्या कोई इंडिया से भी है? हाँ, इंडिया से भी है। कोई क्रिकेटर हैं? हाँ बिल्कुल हैं, विराट कोहली 100 की लिस्ट में 66वें नंबर पर हैं और क्रिकेटर्स में एकमात्र ओनली 1 क्रिकेटर शामिल है। ये जो 100 पर्सन है इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर डिफरेंट डिफरेंट गेम से हैं, ठीक है, और इसमें क्रिकेट में से इन 100 बंदों में क्रिकेट का एक ही खिलाड़ी है, वो भी कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली किस नंबर पर है? 66वें नंबर पर, 66, ठीक है, और इनकी कमाई कितनी है एक साल की? 26 मिलियन। याद रहेगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आज का लास्ट जो करंट अफेयर है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक, उसका आप सभी को आंसर देना है, ठीक है, तैयार हो जाइए। आज का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इसको लॉन्च किया। देखो खेलो इंडिया गेम्स है, एक नई तरह का गेम है, ठीक है, जिसमें हमारे 21 तरह की कैटेगरी शामिल की गई है और हर साल जनवरी फरवरी के मंथ के आसपास होते हैं ये गेम्स और यहां से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है खेलो इंडिया गेम्स से। तो एक बार जरूर खेलो इंडिया गेम्स के बारे में डिटेल में देखना कि खेलो इंडिया गेम्स होते क्या हैं, कब होते हैं और लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या रहा था। अब इस साल का जनवरी फरवरी में जो एग्जाम जो खेल हुए थे उनका रिजल्ट क्या रहा था, ठीक है, और कहां पर हुए थे, वो सभी आपको याद रखना है। अब खेलो इंडिया में जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो कोचिंग दी जाती है, अब वो तो कोविड-19 की वजह से सारी की सारी चीजें रुकी पड़ी हैं, तो कोचिंग ऑनलाइन प्रोवाइड कराने के लिए, उन गेमों की कोचिंग ऑनलाइन प्रोवाइड कराने के लिए ई पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया है। खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम हैज बीन इनोवेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू। एक चीज और याद रखनी है आपको, आपसे पूछा जाए कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो आंसर क्या होगा? किरण रिजिजू। भाई ये जो किरण रिजिजू हैं, अगर आप डीयू वगैरह से पढ़े हुए हैं और अगर आप हंसराज कॉलेज से पढ़े हैं या कभी गए हैं, ये भी वहीं से पढ़े हुए हैं हंसराज कॉलेज से, और हंसराज कॉलेज के अंदर जाएंगे तो इनका वहां पर फोटो भी लगा हुआ है। मोस्टली जो सेलिब्रिटीज हैं और जो जिनके काफी नाम हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर जो जो वहां से पढ़े हुए हैं उन सभी के फोटो लगे हुए हैं, तो इनका भी वहां पर कॉलेज के अंदर फोटो लगा हुआ है। ये हंसराज कॉलेज डीयू से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो काफी आपको इन छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं ये, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कुछ करंट अफेयर किए और अब आपको अब आपका मैं एक मॉक टेस्ट लूंगा, उसमें से देखूंगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपको कमेंट भी आंसर भी कमेंट करने हैं और आपको मुझे यही बताने हैं कि कितने आउट ऑफ कितने आपके क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन
के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि को मंजूर किया गया है? ठीक है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़। जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने रुपए भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं? तो आपके पास 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। बताइए, ए बी सी डी ए। तो इसका आंसर फटाफट मैंने पढ़ाया हुआ है, या आप चाहते हैं कि इनका आंसर मैं ही बता दूं आपको? देखो, मैंने तो अभी ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, मैं ही बता दूंगा तो फिर आपका रिवीजन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, उन युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग के तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके। Which initiative has been started for the youth for making them new age tech mindset and preparing for them for digitally for their future? तो उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो युवाओं को न्यू एज टेक माइंड सेट करने के लिए बनाए गए हैं। तो उसका नाम क्या था बताइए? रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट फॉर यूथ, या रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी फॉर यूथ, या रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ? बताइए आपका आंसर क्या है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, नीचे नीचे कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आंसर अपना। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंट द सीईओ ऑफ फसाई? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? अरुण सहगल हैं, मोहित मल्होत्रा है, संजीव मेहता है, या साना चौहान है? कौन है बताइए। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई है। सीधी सिंपल बात यह है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए MD किसे अपॉइंट किया गया है? PR जयशंकर, विनय कुमार, नलिन, अनिल, प्रमोद? बताइए, कोई जयशंकर है या कोई और है? जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिससे IT उद्योग के साथ भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को संयुक्त रूप से विकसित किया है। उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए। ठीक है, क्या पूछा आपसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2020-21 में किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है? किस राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं? छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब? फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट, समय नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें समझाई हैं। कमेंट कर दीजिए फटाफट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने के लिए डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? सीधी सिंपल बात यह है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है,
और दूध के महत्व को बताने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हर साल तेलंगाना सरकार द्वारा किस दिन तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। ईयर में बता देता हूं कब से मनाना स्टार्ट किया था। तेलंगाना कब बना था? 2014 में बना था। कब बना था? 2014 में। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। उस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करने के लिए, उनकी शिकायतों को सुलझाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया है। विच कैंपेन इज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्पावर द एमएसएमई सेक्टर? टू एम्पावर द एमएसएमई सेक्टर। तो आंसर क्या था भाई? फटाफट। चैंपियन था, योद्धा था, विजय था, विनर था, विक्ट्री था। जल्दी से बताइए, कमेंट कर दीजिए, आंसर को कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत में डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है? किस प्राइवेट बैंक ने डीटीएच यानी कि डिश टीवी के शेयर खरीद लिए हैं? यस बैंक, एक्सिस बैंक। फटाफट बताइए भाई, कौन सा था? यस बैंक, बिल्कुल। तो आप मुझे यस बैंक की टैगलाइन बता सकते हैं? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। चलिए, कमेंट तो कर दिया, मैंने ही बता दिया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो वर्ष 2020 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया की शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा हर साल 100 सबसे ज्यादा अधिक पेमेंट पाने वाले खिलाड़ियों की, किसी भी खेल से रिलेटेड हो, खिलाड़ियों की सूची बनाई जाती है। उसमें एकमात्र खिलाड़ी ऐड हुए, एकमात्र क्रिकेटर ऐड हुए हैं, और कोई क्रिकेटर नहीं है, बाकी अदर गेम से हैं। तो उस क्रिकेटर का नाम बताना है। तो कौन है भाई? विराट कोहली या रोहित शर्मा? फटाफट आंसर दीजिए। उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर है। बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, सेरेना, मारिया, वीनस। बताइए कौन है भाई? रोजर है या राफेल है? राफेल है, बताइए। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है आपको। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में मैंने एक नया मेथड यूज करने की कोशिश की थी कि आपको करंट अफेयर डिटेल में समझाए जाए। ठीक है, और वहां पर बाइलिंगुअल मोड रहेगा, आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी डिटेल में समझाया जाए। उसके बाद उसका एक मॉक टेस्ट लिया जाए, जैसे मैंने आज लिया है। कुछ का आंसर तो मैंने खुद भी बता दिया, आपको हिंट दे दिया था, क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास थी। उसके बाद मैं अगली क्लास में जितने भी आपको करंट अफेयर की क्लास लूंगा, उसमें भी कोशिश करूंगा ऐसे ही आपको रखूं, पहले डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाऊं और बाद में उसका मॉक टेस्ट लूं। और मैंने मॉक टेस्ट हिंदी में रखा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप करंट अफेयर को लिखिए भी हिंदी में। भाई, हिंदी में लिखना ज्यादा पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन लिख भी दे तो बहुत ज्यादा प्योर हिंदी हो जाती है। लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए भी सोचा कि चलो उनके लिए जो एमसीक्यू हैं वो हिंदी में डाल दूंगा, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको बता दूंगा, वो फिर आंसर इजीली दे पाएंगे। वो समझ तो लेते हैं, फिर उनके लिए ट्रांसलेट भी कर दूंगा क्वेश्चंस को। कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से आपके लिए और ज्यादा क्या इंप्रूवमेंट लाई जाए, बिल्कुल प्योर हिंदी होनी चाहिए या प्योर इंग्लिश होनी चाहिए, तो सारा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या सेम पैटर्न रखा जाए करंट अफेयर का जो आज का क्लास में रहा। ठीक है, जो भी आपके सजेशंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।